हेलो बच्चों, मैं मिथिलेश आपका बायोलॉजी टीचर जूनियर विंग्स पे आ गया हूँ क्लास 10th बायोलॉजी को पढ़ाने के लिए। जैसा कि आप जान रहे हैं, जूनियर विंग्स एक नई चैनल बनाई गई है, एक नए सिस्टम का नाम है जो बेगूसराय के शिक्षकों के द्वारा ये चलाया जा रहा है, जिसमें सभी आपको टीचर एक से बढ़कर एक मिलेंगे। जिसमें फिलहाल अभी आपके फिजिक्स और मैथ के क्लासेस चल रहे हैं जो आपको इंजीनियर विकास सर के द्वारा पढ़ाया जा रहा है। और शायद इकोनॉमिक्स के आपके कुछ क्लासेस लगे हुए हैं। वो ऑलराउंडर है, यूपीएससी के स्टूडेंट रह चुके हैं, वो पूरा ऑलराउंडर है भाई साहब। सारा सब्जेक्ट उनसे पढ़वा लो, बस बायोलॉजी छोड़ करके, क्योंकि बायोलॉजी में जब मैं यहाँ हूँ तो फिर आप समझ ही सकते हो। चलिए बच्चे, बातें बहुत हो गई हैं। मैं बहुत लेट आया हूँ आपके बीच, क्योंकि अभी तक आपको मैथ और फिजिक्स लगातार चल रहा था जो विकास सर के दायरे में था। अब साइंस का दायरा शुरू होगा। जिस साइंस के दायरे में हम फिजिक्स हो ही रहा था, तो बचा केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो मैं आपको शुरू करूंगा आज के क्लास में जैव प्रक्रम के बारे में। किसके बारे में पढ़ूंगा बच्चे? जैव प्रक्रम। अभी तक मैंने जितने भी यूट्यूब क्लास लगाए हैं, जितने भी चैनल्स पे लगाए हैं, जिन सिस्टम के लिए मैंने काम करा है, उन सभी बच्चों के द्वारा आंखों को प्रिय देने वाला रंग डिजिटल बोर्ड पर ब्लैक होता है। और सौभाग्यशाली मैं हूं कि मेरा रंग भी ब्लैक है। ये मत सोचना कि काला रंग ही अच्छा पसंद है। अगर आप पढ़ो तो काला रंग आपको ज्यादा अच्छा लगेगा श्वेत के बनिस्पत। तो चलो, इसलिए बच्चे मैं सेलेक्ट कर रहा हूं ब्लैक पैटर्न। आइए, कलर मैं सेलेक्ट कर लेता हूं। तो ब्लैक पे जो लाइट कलर होंगे वो ज्यादा कलरफुल दिखेंगे। तो मैंने एक रख रखा है, पर्पल रख लेता हूं, और एक मैं व्हाइट रख लेता हूं। चलिए बच्चे ध्यान दीजिएगा, हमारा टॉपिक रहने वाला है लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस। अच्छा, उससे पहले मैं आपको बता देता हूं, लाइफ प्रोसेस पढ़ने से पहले बच्चे कि थोड़ी सी जानकारियां आप में ये भी होनी चाहिए कि सर बायोलॉजी में किस लिए पढ़ूं। क्या केवल मैं बोर्ड पास करने के लिए पढ़ूं, या फिर आगे करियर क्या है बायोलॉजी का? तो बच्चे ध्यान लीजिए, जो आप क्लास 10th पढ़ रहे हैं, इस क्लास 10th में बस साइंस है। क्या है सर? साइंस। और साइंस की बात करें तो साइंस का मतलब ये होता है विज्ञान। और विज्ञान का मतलब होता है किसी भी चीजों पर रिसर्च करने वाला जो भी सब्जेक्ट होगा, जिसको आप फील कर पाएंगे, जो पर्यावरण में होता जा रहा है। ऐसा नहीं है कि जो हुआ है हम वो पढ़ेंगे, जो हो रहा है दैनिक क्रियाओं में, उन चीजों का हम अध्ययन करते हैं। चाहे वो आपका फिजिक्स रहा हो, चाहे वो आपके केमिस्ट्री रहे हों, चाहे वो आपके बायोलॉजी रहे हों। तो हम जो हैं, इसकी बात करें, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये हमारे साइंस के दायरे में आता है। सर मैथ किस में आता है? भाई साहब, मैथ साइंस के दायरे में नहीं है, वो ऑलराउंडर है, कहीं भी सेट कर दो हो जाएगा। अभी तो आपके स्टैंडर्ड चीज़ों में भी आ गया है कि अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, उसमें भी आप आर्ट्स वाले भी मैथ्स ले सकते हैं, क्योंकि मैथ हर जगह यूज होना है। इसलिए मैथ तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि फिजिक्स का आधार ही गणित को माना गया है। बच्चे देखिए, इसलिए फिजिक्स का जिम्मेवारी डॉक्टर विकास सर को दिया गया है। सॉरी, इंजीनियर विकास सर, ठीक है ना? इसलिए, अरे डॉक्टर इसलिए बोल रहा हूँ कि वो पीएचडी भी किए हुए हैं। भाई साहब इंजीनियर हैं और पीएचडी भी किए हुए हैं। तो पीएचडी वाला तो डॉक्टरेट होता ही है। जैसा कि नाम आपने सुना होगा, डॉक्टर केसी सिन्हा। क्या वो सुइया देने वाले डॉक्टर थे? नहीं सर, सब्जेक्ट के डॉक्टरेट है। तो चलिए, फिजिक्स आपको पढ़ा रहे हैं। अभी फिजिक्स की क्लास आपकी लगातार चल रही है। केमिस्ट्री मेरे बाद, बायोलॉजी के बाद शुरू होगा। और अभी हम आपको बायोलॉजी लेके आ रहा हूं। मेरा नाम मिथिलेश हुआ, मिथिलेश। और हमारा ऑलरेडी बेगूसराय में एग्जिस्टिंग कोचिंग है वॉरियर्स बायोलॉजी के नाम से, वॉरियर्स बायोलॉजी के नाम से, जो कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है। तो हमारा उद्देश्य क्या है 10th वालों को पढ़ाना? सर सबसे पहला, जब हम फ्री में काम कर रहे हैं आप लोगों के समक्ष, तो इसका मतलब हमारा तो कुछ उद्देश्य होगा, आपकी कुछ बेहतरी के लिए होगी उद्देश्य। तो देखो, अभी तक जो हम इंटरमीडिएट, और मेनली मैं नीट को पढ़ाता हूं, इंटरमीडिएट को और नीट वाले बच्चों को। तो देखिए बच्चे, होता क्या है, नीट करने के लिए जब बच्चे क्लास 10th के बाद 11th में आते हैं मेरे पास, तो उनके बेसिक उतने अच्छे नहीं होते हैं कि जितना मैं चाहता हूं।
आप लोग जहाँ भी पढ़ रहे होंगे, जिस भी टीचर से पढ़े होंगे, जिन लोगों से, वो अपने आप में बेहतर है, लेकिन बेहतरीन नहीं कह सकते, क्योंकि मैं भी अभी अपने स्तर पर बेहतरीन नहीं हूँ। कोई भी टीचर अपने स्तर पर बेहतरीन नहीं हो सकता। बेहतर हो सकता है सिलेबस के लिए, लेकिन सब्जेक्ट में बेहतरीन वो नहीं हो सकता। कोई भी टीचर अपने सिलेबस के लिए बेहतरीन हो सकता है, सब्जेक्ट के लिए नहीं। तो मैं आपको क्लास 10th में बेहतरीन बनाऊंगा बायोलॉजी को, जो कि आपका, अगर हम देखें तो नीट, बच्चे इसमें से नीट को कितने लोग जानते होंगे? तो भैया नीट का फुल फॉर्म है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, जो पहले हुआ करता था मेरे ज़माने में AIPMT, जिसका पूरा नाम था ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट, और दूसरा हुआ करता था स्टेट PMT, जो सभी राज्य अलग अलग निकालते थे। लेकिन अभी सब राज्य को हटा करके बस एक ही एग्जाम कर दिया गया है, नीट, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। तो इसके अलावा कई सारे ऑप्शंस आपके पास रहते हैं, यानी सबसे जो टॉप का ऑप्शन है वो आपके पास क्या है? टॉप का ऑप्शन नीट। तो मैं आपको यहाँ पर केवल 10th का नॉलेज नहीं, मैं ये नॉलेज आपको देने वाला हूँ कि बायोलॉजी का स्तर क्या है, और आगे बायोलॉजी इस तरह से मैं पढ़ाने वाला हूँ ताकि आगे का सफ़र आपका बहुत आसान हो सके। तो बच्चे, ये तो हमारा इंट्रोडक्शन रहा। अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, सबसे पहला चीज़ मैं पढ़ाऊँगा यहाँ से आपके चैप्टर जो फर्स्ट हैं, जो कि है लाइफ प्रोसेस, जो है लाइफ प्रोसेस, जिसका नाम है, हिंदी वाले विद्यार्थी पढ़ते हैं इसको जैव प्रक्रम। हिंदी वाले बच्चे पढ़ते हैं इसको जैव प्रक्रम। बच्चे, हमारी हिंदी थोड़ी कमज़ोर होगी, इसलिए हर्षिकर, दुर्गिकर आप खुद हमसे बेहतर जानते होंगे, तो मैं आपको फिर भी हिंदी में लिखे समझाऊंगा चीज़ों को, ताकि आप बेहतर से बेहतर समझ सकें। अच्छा, मैं अगर साधारण सी बात करूं कि जैव प्रक्रम है क्या, व्हाट इज जैव प्रक्रम, तो हम साधारण सी बात कर सकते हैं, जीवों के अंदर चलने वाली वह सभी क्रियाएं, क्रियाएं का मतलब उपापचय अभिक्रियाएं, चलने वाली सभी क्रियाएं जो जीवन के लिए आवश्यक है, उसे ही क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम। तो मैं एक लाइन लिखता हूं, हम ऐसा लिखते हैं कि जीवों के अंदर या जीवों में चलने वाली वह सभी क्रियाएं जो, क्रियाएं का मतलब क्या? उपापचय क्रिया, उपापचय। तो मैंने क्या लिखा? जीवों में चलने वाली वह सभी क्रियाएं जो जीवन के लिए, जीवन, या यहां पर लिख सकते हैं जीवों के लिए आवश्यक होता है, जीवों के लिए आवश्यक होता है, उसे ही जैव प्रक्रम कहते हैं, उसे ही जैव प्रक्रम कहते हैं। अब एक बात सोचो बच्चे, ये जो पूरा डेफिनेशन हमने लिखा है, इसमें कौन सा शब्द है जो आपको नहीं आएगा? तो एक नया शब्द हमें मिल रहा है, उपापचय अभिक्रियाएं। तो बच्चे, मैं आपको यहां से डील करूंगा कि ये उपापचय अभिक्रिया क्या होता है। उपापचय अभिक्रिया बच्चे, इसको आप जो है ना अंग्रेजी में कहते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शन कहते हैं, इसी को कहते हैं आप मेटाबॉलिक रिएक्शन, उपापचय अभिक्रियाएं। मैं अगर इसको एक लाइन में डिफाइन करूं तो मैं कह सकता हूं कि कोशिकाओं में चलने वाली सभी अभिक्रियाएं उपापचय अभिक्रियाएं कहलाती हैं। क्या कहेंगे बच्चे? इसको हम कहेंगे कोशिकाओं में चलने वाली सभी अभिक्रियाएं उपापचय अभिक्रिया कहलाती है। उपापचय अभिक्रिया कहलाती है। तो बच्चे, आपने क्या सीखा? आपने इतना सीखा कि एक आपने पढ़ा
कि लाइफ प्रोसेस का डेफिनेशन क्या होगा, और उसमें एक शब्द आया उपापचय अभिक्रिया। बच्चे विज्ञान का मतलब ये है कि जो भी चीज़ें नए शब्द आ रहे हैं उसको तुरंत सीखना जरूरी है। अभी हम देखें तो इस मेटाबॉलिक रिएक्शन की बात करें, मैं कलर चेंज कर लेता हूं। अभी देखिए मैंने जो आपको मेटाबॉलिक रिएक्शन बतलाया, ये जो मेटाबॉलिक रिएक्शन होंगे, ये जो मेटाबॉलिक रिएक्शन होते हैं, इसको हम दो तरह से बांट सकते हैं। इस मेटाबॉलिक रिएक्शन को हम दो तरह से बांट सकते हैं। एक का नाम देंगे एनाबॉलिक, एक का नाम देंगे एनाबॉलिक रिएक्शन, एनाबॉलिक रिएक्शन, और दूसरे का नाम देंगे कैटाबॉलिक रिएक्शन, कैटाबॉलिक रिएक्शन। तो एक एनाबॉलिक और दूसरा क्या कैटाबॉलिक। एक का नाम अपचय और दूसरे का नाम देंगे उपचय। तो देखो भैया, एनाबॉलिक किसको कहेंगे? जितने भी निर्माण की अभिक्रियाएं होती हैं, निर्माण की अभिक्रिया जितनी भी होगी उसका नाम देंगे एनाबॉलिक, और जो भी टूटने की अभिक्रिया होगी, टूटने की अभिक्रिया जो भी होगी उसे हम क्या बोलेंगे? कैटाबॉलिक रिएक्शन बोलेंगे। देखो भैया, हर्षिकर दीर्घिकर ध्यान देना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कैटाबॉलिक अभिक्रिया बोलते हैं, कैटाबॉलिक रिएक्शन कहते हैं। अब आप कहोगे कि सर हमें आप एक उदाहरण देके समझाइए कि निर्माण की अभिक्रिया और टूटने की अभिक्रिया क्या होती है। जैसे एनाबॉलिक, आप सोचो ना, अगर हम एक उदाहरण इसके लिए लिखता हूं तो आपने सीखा है प्रकाश संश्लेषण। आपको पढ़ना क्या है? प्रकाश संश्लेषण पढ़ना है। तो आप बताइए, प्रकाश संश्लेषण में पादप अपना भोजन बनाता है, यानी नई चीजें बन रही हैं। आप लोग छोटे क्लास में पढ़े होंगे, प्रोटीन की निर्माण होती है अंतःप्रद्रवयी जालिका में, लिपिड का निर्माण होता है अंतःप्रद्रवयी जालिका में। तो चीजें जहां पर बनेगी, जो अभिक्रियाएं जिसमें कोई नए चीजों का निर्माण होगा, उसी को हम कहते हैं एनाबॉलिक। और टूटने की अभिक्रिया देखिए, जैसे हम पढ़ते हैं श्वसन। तो श्वसन में क्या होता है कि जब हमने खाना खाया तो खाना टूट करके पाचन के द्वारा हमारी कोशिकाओं में गया, और कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया होती है जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में उस ग्लूकोज के अणु को तोड़ करके ऊर्जा निकालता है। उसे हम क्या कहते हैं? कैटाबॉलिक रिएक्शन। तो बच्चे, इस स्लाइड पे मैंने आपको पढ़ाया कि जैव प्रक्रम का डेफिनेशन क्या होगा और जैव प्रक्रम में उपापचय अभिक्रियाएं क्या होगी। अब देखो एक बच्चे, मैं एक चीज और समझाने की बात कर रहा हूं कि सर क्या क्या क्रिया होगा जो जैव प्रक्रम में आएगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करूं तो जैसे पोषण, कोई जीव अपना भोजन कैसे लेगा? पोषण। दूसरी बात करें, सर प्रजनन भी जरूरी है जीवों में, प्रजनन कैसे करेगा? ये भी जरूरी है। उसके बाद अगर हम पढ़ें तो ट्रांसपोर्टेशन यानी परिवहन का मतलब क्या है बच्चे? जो भी हमने रक्त के अंदर गया है वो चीजें शरीर में सभी कोशिकाओं तक जाएंगी, तो परिवहन। जैसे पादप में आपने जाइलम का नाम सुना हुआ है, तो जाइलम क्या करता है? पादप के जड़ से अवशोषण करता है मिट्टी से खनिज लवण को, और पादप की कोशिकाओं तक ट्रांसफर करता है। पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण होगा, और वही प्रकाश संश्लेषण से बना हुआ भोजन पादप के सभी कोशिकाओं तक जाएगा। तो ये क्या हुआ? परिवहन। इस तरह से जितनी भी क्रियाएं, उसके बाद आपने सुना होगा बच्चे, आपने सुना होगा उत्सर्जन, आपने सुना होगा उत्सर्जन। सर ये उत्सर्जन क्या होता है बच्चे? तो आप सोचिए ना, उत्सर्जन क्या होगा? साधारण सी बात कहेंगे, जो भी हमारी कोशिकाओं के अंदर उपापचय अभिक्रियाओं के दौरान जो अवशिष्ट पदार्थ निकले हैं, उन अवशिष्ट पदार्थों को निकालना भी तो जरूरी है। जैसे मानव पेशाब करता है तो पेशाब से जो अवशिष्ट पदार्थ होता है वो निकलता है, जैसे कि यूरिया। पसीने से भी अवशिष्ट पदार्थ निकलते हैं, थूक से भी निकलता है। जो हमने भोजन करा है, उस भोजन का पाचन होता है, और इस पाचन के द्वारा जो अवशिष्ट निकलता है वो मल के द्वारा निकलता है। यानी ये सारी की सारी चीजें किस में आने वाली है? ये सभी की सभी चीजें आने वाली है लाइफ प्रोसेस में। तो बच्चे, मैं चाहूंगा कि अगर जो हमसे ऑनलाइन जुड़ रहे हैं रिकॉर्डेड क्लास के माध्यम से, आप इसे स्क्रीनशॉट कर लें और बेहतर से बेहतर नोट्स बनाइए, ताकि ये आपके आगे भी काम आ सकें। आपका बोर्ड बहुत नजदीक है, इसलिए इन चीजों पर आप विशेष फोकस करेंगे। बच्चे, अब मैं आपको ले चलता हूं अगले स्लाइड की तरफ। तो अगले स्लाइड में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, यहां से सबसे पहला टॉपिक हम लेंगे पोषण।
बच्चे सबसे पहला टॉपिक हम लेंगे पोषण। तो हेडिंग लगाते हैं पोषण, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं न्यूट्रिशन। पोषण, न्यूट्रिशन। अच्छा एक बात बताइए, पोषण और न्यूट्रिशन को मैं अगर समझाने की सबसे पहले कोशिश करूं तो मैं सीधी सीधी बात कर लेता हूं कि आपके गांव में कोई ऐसा बच्चा देखिए जो शारीरिक रूप से बहुत दुर्बल है। अब सोचो ना, शारीरिक रूप से दुर्बल का मतलब आप एक शब्द जानते होंगे, कुपोषण। यानी बच्चे में जितना शारीरिक विकास होना चाहिए था उस अनुसार बच्चे में शारीरिक विकास नहीं हो रहा है। इसका मतलब यह है कि वो बच्चे जो पोषण लेते, जो भोजन लेते, भोजन के द्वारा जो भी खनिज पदार्थ उसके शरीर में जाता, पोषक पदार्थ जाता, वो नहीं जा पाया। इसका मतलब हम सीधी सीधी कह सकते हैं कोशिकीय अभिक्रियाओं या जीवों के लिए जीवों के लिए जो ऊर्जा का स्रोत होता है वही क्या होता है, पोषण होता है। तो बड़े आसान से हम कह सकते हैं कि जीवन संबंधी, हम आसान शब्दों में कह सकते हैं जीवन संबंधी सभी क्रियाओं के लिए, जीवन संबंधी सभी क्रियाओं के लिए, सभी क्रियाओं के लिए, सभी क्रियाओं के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है जो हमें किसी न किसी रूप से स्वपोषियों से प्राप्त होता है, उसे ही पोषण कहते हैं, उसे ही पोषण कहते हैं, उसे ही पोषण कहते हैं। अगर इसको एक शब्द में समझें तो ऊर्जा का स्रोत जो जीवन के लिए आवश्यक है, जो जीवन के लिए आवश्यक है, उसे ही पोषण कहते हैं, उसे ही पोषण कहते हैं, उसे ही पोषण कहते हैं। बच्चे एक बात जान लीजिए, ये जो हम विज्ञान पढ़ रहे हैं वो विज्ञान कोई शब्दकोश नहीं है, वो विज्ञान सीधा सा जो हम पर्यावरण में देख रहे हैं वही चीजें हैं, बस भाषा उसे समझाने का एक जरिया है। आप हमसे बेहतरीन भाषा बना सकते हैं अगर हमसे आप बेहतर हिंदी जानोगे तो, या फिर हमसे बेहतर आप कंसेप्ट सीख रहे हो तो। इसलिए जैसी भाषा आपको सरल लगे वैसा बनाना है, बस आपको कंसेप्ट सीखना है। अब हम देखें, एक बात समझें कि अगर हम बात करें तो ये पोषण के प्रकार अब हम पढ़ने वाले हैं बच्चे। अब हम आपको पढ़ाएंगे पोषण के प्रकार। जैसे देखिए, हम यहां से अगला टॉपिक हम लिखेंगे पोषण के प्रकार की बात करते हैं। अब देखो बच्चे, पोषण के प्रकार के लिए मैं एक फ्लो चार्ट बनाऊंगा और इसी फ्लो चार्ट से मैं वादा करता हूं कि एक एक कंसेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। तो देखो बच्चे, यहां से हमने पोषण लिखा, ये पोषण, न्यूट्रिशन, और पोषण के आधार पर जीवों को दो भागों में बांटा गया है। एक को हम लोग कहते हैं स्वपोषी, एक को क्या बोलते हैं, स्वपोषी बोलते हैं, और दूसरे को बोलते हैं परपोषी। तो एक क्या हुआ, स्वपोषी अंग्रेजी नाम भी लिख देते हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं ऑटोट्रॉप्स, और परपोषी को बोलेंगे हेटेरोट्रॉप्स। एक क्या हुआ बच्चे, ऑटोट्रॉप्स, और दूसरा क्या हुआ, हेटेरोट्रॉप्स। एक हुआ ऑटोट्रॉप्स और दूसरा क्या होगा, हेटेरोट्रॉप्स। तो एक हुआ ऑटोट्रॉप्स और दूसरा क्या होगा, हेटेरोट्रॉप्स। तो आपने पोषण को कितने तरह से देखा, दो तरह से, ऑटोट्रॉप्स और हेटेरोट्रॉप्स। अब शब्द का मतलब समझें, आप लोग गाड़ियों को ऑटोमोबाइल्स भी कहते हैं। मोबाइल मतलब होता है चलनशील, चलंत, और ऑटो का मतलब स्वतः। तो वहां पर है ऑटो टर्म लगा हुआ, इस टर्म को समझें, ऑटो मतलब स्वतः,
और ट्रॉप्स का मतलब होता है पोषण को प्राप्त करना। तो इसका मतलब क्या बनेगा, वैसे जीव जो अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जीवों पर आश्रित नहीं रहता है उसे ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। और इधर क्या होगा, वैसे जीव जो अपने भोजन के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी न किसी दूसरे जीवों पर आश्रित रहता है उसे ही हेट्रोट्रॉप्स या परपोषी कहते हैं। कुल मिला के अगर हम बात को समझें तो जैसे हम लोग, हमें खाना बनाने आता है, सारा चीज बना लेते हैं, हम ऑटोट्रॉप्स नहीं हुए। सर खाना बनाने के लिए हमें स्रोत तो चाहिए, चाहे चावल चाहिए, चाहे रोटी चाहिए, चाहे अनाज चाहिए, चाहे सब्जियां चाहिए या फ्रूट्स चाहिए या केले चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो कहीं ना कहीं हमें पादपों से मिल रहा है। तो हम तो किसी ना किसी रूप से आश्रित रहे दूसरे पर। दूसरा कंसेप्ट, हम अंडे खाते हैं, मुर्गियों पर निर्भर रहे, हम दूध पीते हैं, हम जानवरों पर निर्भर रहे। तो ये जो चीजें जो दूसरे पर निर्भर होता है वो कहलाता है परपोषी। लेकिन पादप आप जंगल में क्या आप उसे पानी पटाने जाते हो? फिर कहोगे सर हम खेती करते हैं, खेत में खाद देते हैं, पानी देते हैं। वो अपने आप स्वार्थ बस कर रहे हैं ताकि उत्पादकता अधिक हो। आपसे पादप कोई मांगा नहीं है, प्रकृति उसके लिए पर्याप्त है। सूर्य की रोशनी ऊर्जा के लिए, जल और खनिज लवण मिट्टी से प्राप्त हो जाएगा। तो इन चीजों को वो यूज करके प्रकाश संश्लेषण कर लेता है। इसका मतलब स्वपोषी हुआ जो अपना भोजन खुद बनाएगा। अब देखें, स्वपोषी को दो रूपों में हम बांट सकते हैं। एक को कहेंगे प्रकाश संश्लेषी, क्या कहेंगे, एक को कहेंगे प्रकाश संश्लेषी कहेंगे, और दूसरे को बोलेंगे रासायन स्वपोषी। रासायन स्वपोषी। सर आपने ये क्या पढ़ा दिया? तो बच्चे, वैसे जीव जो प्रकाश संश्लेषण के लिए या ऊर्जा के लिए प्रकाश पर निर्भर रहेगा उसे प्रकाश संश्लेषी कहेंगे। अगर हम इसके उदाहरण की बात करें तो जैसे जितने भी पादप होते हैं वो सभी प्रकाश संश्लेषी होते हैं, क्योंकि प्रकाश की जरूरत होती है भोजन बनाने के लिए। सर घर मकान बनाने के लिए पैसे नहीं रहेंगे तो कैसे घर बनाओगे? वही चीजें, जब तक पादप को प्रकाश नहीं मिलेगा तो ऊर्जा कहाँ से मिलेगी? अच्छा, प्रकाश संश्लेषण में देखो ना, ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6 होता है मेरे बच्चे। तो अब देखिए, इसमें 6 कार्बन के अणु जुड़े हैं, तो कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड तो बनेगा, और जब कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड बनेगा तो इस बॉन्ड के लिए ऊर्जा चाहिए। तो ये ऊर्जा कहां से आता है? ये ऊर्जा सूर्य की रोशनी से आता है। तो इस सेंस से आपने सीखा कि सर पादप के लिए ऊर्जा का स्रोत क्या रहा? प्रकाश। दूसरी बात करें, कुछ ऐसे जीवाणु होते हैं जो रासायनिक बंध को तोड़ करके उससे ऊर्जा प्राप्त कर लेता है। बहुत सारे ऐसे जीवाणु हैं, जैसे सल्फर जीवाणु बताएंगे, आयरन जीवाणु बताएंगे, नाइट्रोजन जीवाणु बताएंगे। वो सब नाइट्रोजन के जो बॉन्ड होते हैं, वो सभी जो रासायन के बॉन्ड होते हैं उसको तोड़ करके ऊर्जा प्राप्त करता है। अब देखें, परपोषी की बात करें तो परपोषी में एक हम आपको पढ़ाएंगे परजीवी और दूसरा बताएंगे मृतजीवी या मृतोपजीवी। परजीवी या मृतोपजीवी, परजीवी या मृतोपजीवी। परजीवी को बोलते हैं पैरासाइट। क्या बोलेंगे बच्चे? पैरासाइट बोलेंगे। और मृतोपजीवी को हम लोग बोलते हैं अभी बेजोड़ नाम है, ये पैरासाइट हो गया, तो इसको हम लोग बोलते हैं मृतोपजीवी। इसको हेट्रोट्रॉप्स, तो ये पूरा हो गया, ये पैरासाइट हो गया। और इसको हम लोग बोलते हैं डिकेइंग, डेड एंड डिकेइंग। इसके लिए दूसरा भी नाम आता है, अभी तुरंत आ जाएगा। मृतोपजीवी के लिए हाँ, डिकम्पोजर्स, यानी डिकम्पोजर्स का मतलब क्या? अपघटन करता, जो मरे हुए जीवों से अपना पोषण प्राप्त करेगा। इसके अलावा एक और होता है जिसका नाम देते हैं होलोजोइक। एक का नाम देंगे होलोजोइक, यानी जिसमें अलग अलग पदों में पाचन की क्रिया होगी, उसको बोलेंगे होलोजोइक। हिंदी में भी हम लोग इसको होलोजोइक ही कहेंगे। तो बच्चे, मैंने इस स्लाइड में आपको बताया कि पोषण कितने प्रकार के होंगे। जैसे हमने स्वपोषी बताया, परपोषी बताया, प्रकाश संश्लेषी, रासायन स्वपोषी, परजीवी, मृतोपजीवी और होलोजोइक। तो अगले क्लास में इन सारी चीजों को हम लेकर के आएंगे। तो बच्चे, हमारे रेगुलर अब वीडियोस आने लगेंगे, तो अगला क्लास हमारा रहा इन चीजों को डिफाइन करना। तो बच्चे एक बार फिर से देख लीजिए, आज मैंने आपको क्या क्या बताया। सबसे पहले मैंने बताया कि बायोलॉजी का, साइंस का स्कोप क्या होने वाला है। फिर मैंने आपको बताया लाइफ प्रोसेस हमको क्या पढ़ना है, और लाइफ प्रोसेस को आज हमने पोषण पर ला करके छोड़ा है। तो बच्चे, ये हमारा पहला वीडियो लेक्चर था। अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो अगले वीडियो के लिए आप सब्सक्राइब करें, कमेंट करें
और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। लव यू। थैंक यू।